टाइम व्यर्थ किए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे सीनियर वेलनेस कोच, जो हमें आके बताएंगे कुछ ना कुछ नया टॉपिक इंटरेस्टिंग, जो मैंने बोला ना कि आपके फेस पे स्माइल लाएगा, आपके जीवन को थोड़ा और बेहतर बनाएगा। सो बिना किसी देरी के गौरव सर, ओवर टू यू। तैयार है हम सब लोग कुछ नया सीखने के लिए आपसे, और आज देखते हैं क्या है आपके पिटारे में सर। थैंक यू सो मच महिपत सर, थैंक्स अ लॉट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका सैटरडे वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में। एंड वाह, क्या जबरदस्त शुरुआत हुई सैटरडे की, और क्या धमाल से जो है लोग वर्कआउट कर रहे थे। मैं वर्कआउट ही कहता हूँ इसको एक्चुअली, क्योंकि इससे अच्छा वर्कआउट कोई हो नहीं सकता। डांस वर्कआउट से अच्छा वर्कआउट कोई हो नहीं सकता अगर आप रेगुलरली करें तो, ना ही सिर्फ फिजिकली। जी रितेश सर, आप ले रहे हैं क्या कि मैं कंटिन्यू करूं? थैंक यू थैंक यू। तो वर्क डांस से अच्छा वर्कआउट हो नहीं सकता, क्योंकि जितना खुशी एक डांस वर्कआउट के बाद हमको मिलती है, एक नॉर्मल वर्कआउट के बाद कंपैरेटिवली उतनी नहीं मिलती, राइट। और आज वेलनेस लिविंग की बात कर रहे हैं, तो आज ओवरऑल वेलनेस की बात करते हैं। और मैं चाहूंगा आप सबका पार्टिसिपेशन इसमें, क्योंकि आपकी वजह से ही जो है वेलनेस लिविंग प्रोग्राम सार्थक होता है। अदरवाइज हम शायद एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से ज्ञान लेते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, और ये खास बात है अपनी कम्युनिटी की। तो आपका पार्टिसिपेशन जो है बढ़ चढ़ के आएगा तो मजा आएगा, राइट। वेलनेस वर्ड, ये वेलबींग वर्ड हमने कई बार सुना है और हम अक्सर सुनते रहते हैं। तो सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके लिए वेलनेस का मतलब क्या है। कोई ऐसी एक चीज, हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, कोई ऐसी एक चीज जो आपको लगता है कि आपकी वेलनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई एक चीज, ओनली वन, सिर्फ एक के बारे में बात करेंगे जिससे कि सबसे बात हो पाए। अगर किसी के और कुछ अलग विचार हैं तो उनसे भी उसके बारे में बात हो पाए। तो वेलनेस का आपके लिए क्या मतलब है ना, एक एक करके बात करते हैं। ओके, कीर्तिराम सर, आपके लिए वेलनेस का क्या? नमस्कार सर, आपके लिए वेलनेस का क्या मतलब है सर? वेलनेस में मतलब पूर्ण स्वस्थ रहना चाहिए, पूरी तरह स्वस्थ। पूर्ण स्वस्थ रहना चाहिए। पूर्ण स्वस्थ रहने का मतलब आप फिजिकली फिट होने की बात कर रहे हैं, फिजिकली हेल्दी होने की बात कर रहे हैं? फिजिकली हेल्दी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, श्री गोपाल सर, आपके लिए वेलनेस का क्या मतलब है? मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ। मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, ओके। मानसिक और शारीरिक रूप से स्ट्रांग रहना आपके लिए वेलनेस है। किशन सिंह सर। सर, वेलनेस का मतलब मेरे हिसाब से ये है कि आपकी बॉडी हेल्दी हो, बिकॉज आपकी बॉडी ही बेस्ट फ्रेंड होती है आपका, एंड विथ ग्रेट नॉलेज। आपको आपकी बॉडी के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। ओके, आप अपनी बॉडी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, और आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ओके, गौरी सर, आपके लिए वेलनेस का क्या मतलब है? सर, पॉजिटिव एनवायरनमेंट। पॉजिटिव एनवायरनमेंट, जी सर। ओके, पॉजिटिव एनवायरनमेंट और पॉजिटिविटी, ओके, गुड, ग्रेट। रचना गुप्ता मैम, आपके लिए वेलनेस का क्या मतलब है? सर, वेलनेस का मतलब फिटनेस, फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। फिटनेस, ओके, वेलनेस का मतलब फिटनेस। बरकत अली सर। हेलो जी सर। हाँ जी सर, आपके लिए वेलनेस का क्या मतलब है सर? शरीर फिट रहना। शरीर फिट रहना इज वेलनेस है आपके लिए, ओके। राकेश जैन सर। नहीं सर, आपसे बात नहीं हो पा रही है। सागर त्यागी सर। सर, मेरे लिए वेलनेस इज पीसफुल स्लीप। वेलनेस इज पीसफुल स्लीप, ओके। अच्छे से शांति से नींद आनी चाहिए, वो आपके लिए वेलनेस है। गुड, ग्रेट, बहुत अच्छी बात। दिलीप शर्मा सर। यस सर, अवेयरनेस सर, हेल्थ के लिए अवेयरनेस पता होना जरूरी है हमको।
हेल्थ के लिए अवेयरनेस पता होना जरूरी है। ओके, रचना मैम। सर मेरे लिए एक्चुअली वेलनेस इज दी आप खुश रहे, हैप्पीनेस इज दी वेलनेस। खुश रहे, हैप्पीनेस। ओके, हैप्पीनेस तो एक बहुत बड़ी चीज हो गई एक्चुअली, कि हर किसी को किसी न किसी चीज से खुशी मिलती है। ओके, अंबिका मैम। यस सर, मेरे लिए वेलनेस का मतलब है कि जैसे फिजिकली एंड मेंटली फिट रहना और जिससे मन को शांति मिलती है। फिजिकली एंड मेंटली फिट रहना आपके लिए वेलनेस का मतलब है। ओके, अच्छी बात है। और कुछ लोगों से बात करते हैं। अंजू मैम। सर mentally and physically strength and stability also. Strength as stability. मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी। ओके, रेखा सोनी मैम। यस सर, मेरे लिए शरीर और आत्मा का स्वस्थ होना। शरीर और आत्मा का स्वस्थ होना। ओके, ये एक नई चीज आई इसमें, आत्मा। गुड। संजय कुमार सर। सर मेरे हिसाब से सर हमारे एक कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया। तो सर जो पहला सुख है वो मेरे लिए सर वेलनेस है, और दूसरी सर दिन को काटना नहीं जबकि दिन को पूरे दिन को जीना। अच्छा, ओके, पहला सुख निरोगी काया और दिन को काटना नहीं है, दिन को जीना है। ओके, ये अच्छा थॉट है। जितेंद्र सर। सर गुड मॉर्निंग सर। Good मेरा morning. मानना ये है कि वेलनेस मतलब जहां भी हम रहें, जब भी रहें, मतलब कहीं बैठे हैं तो अपने आप को सबसे अच्छा महसूस करना, सो रहे तो बहुत अच्छी डीप स्लीप सो रहे हैं, है ना। कहीं भी मतलब हम मतलब काम कर रहे हैं तो बहुत पूरा एनर्जेटिक तरीके से लगना चाहिए कि हम मतलब सबसे बेस्ट हैं। मेरे लिए सर वेलनेस ही है। ओके, लगना चाहिए सबसे बेस्ट है, आपके लिए वेलनेस वो है। राइट। वेलनेस जो है वो रिलेटिव होती जा रही है। रिया मैम। सर मेरे हिसाब से वेलनेस फिजिकल, मेंटल एंड सोल, तीनों चीजें जब बिल्कुल हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, तो वो परफेक्ट वेलनेस है। अरे वाह, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, मतलब बॉडी, माइंड एंड सोल अगर वेलनेस में है तो कंप्लीट वेलनेस। अच्छा, पूजा मैम। मॉर्निंग सर। गुड सर मॉर्निंग। मेरे हिसाब से खुद को स्वस्थ रखना और अपने इर्द गिर्द या अपनी फैमिली को तो कम से कम, क्योंकि मैं खुद स्वस्थ हूँ बट फैमिली स्वस्थ नहीं है तो मैं खुशी स्वस्थ नहीं हूँ और मिलेगी। फैमिली स्वस्थ नहीं है तो भी तकलीफ है। ओके, तो आसपास को स्वस्थ रखना वो भी इंपॉर्टेंट है। गुड। और कुछ चीजें हैं। देखते हैं किसी से कुछ और मिल पाता है क्या। गुंजन शुक्ला मैम। जी सर। यस मैम। सर वेलनेस मेरे लिए है कि जो आप चाहें वो कर सके, आपका बॉडी उस चीज को करने के लिए कैपेबल हो। जो आप चाहें वो आप कर सकें। ओके, अगर गुड। आप राइट, आपका थॉट मिला, आपका थॉट पहुंचा हम तक। थैंक यू। नितिशा जी है, नवनीत नाम है आपका। यस मैम। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ सर, मेरे हिसाब से वेलनेस हमारी स्वास्थ्य है, क्योंकि हम अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य ही हमारे लिए, स्वास्थ्य ही हमारा धन है। स्वास्थ्य ही हमारा धन है, स्वस्थ नहीं रहेंगे। नंद किशोर सर मेरी कॉलर नहीं पकड़ लें स्क्रीन में से निकल के। यस सर। यस सर। आप इतनी जोर से वेव कर रहे थे ना, मुझे लगा मैं थोड़ी देर और अनम्यूट नहीं करूं तो आप ऐसे स्क्रीन से हाथ डालोगे और ऐसे कॉलर पकड़ लोगे, बोले मेरे को अनम्यूट नहीं करते हैं। जी सर। मेरा उत्तर कुछ अलग तरीके का इसलिए कर रहा था सर। जी प्लीज, वही तो ढूंढ रहे हैं, बताइए। वेलनेस का मतलब मेरे हिसाब से ये है कि हमारी दिनचर्या और हमारा जीवन यात्रा एक सही दिशा, सही संसाधन और सही तरीके से जा रही हो, वो वेलनेस है। ओके। हमारी जीवन यात्रा सही संसाधन और सही तरीके से जा रही है। वाह, ग्रेट। अरुण सर क्या हो गया इतना टेंशन में सुबह सुबह? आप ऐसे हाथ रख के बैठे थे, मैंने कहा सुबह सुबह पता नहीं क्या हो गया। नहीं कोई टेंशन नहीं। जी सर। तो मेरे हिसाब से वेलनेस मेरे लिए एक स्ट्रेस फ्री लाइफ और एक अच्छी नींद। स्ट्रेस फ्री लाइफ और एक अच्छी नींद, क्या बात है। बढ़िया। और एक्सपीरियंस से पूछते हैं, साईराम सर।
सुप्रभात सर। सुप्रभात सर। सर मैं 60 साल का हूँ, लेकिन ऐसे लगना फील होना चाहिए कि 40 का ही है। ओए होए, आप 60 के हैं लेकिन ऐसा फील होना चाहिए कि 40 के हैं, ये वेलनेस है। क्या बात है भंवर सर, आपको 30 वाले से मिलाते हैं। साईराम सर, आप तो 40 पे हैं, ये 30, इनको ऐसा फील होता है कि 30 के हैं। जी सर। सर, जीवन में शारीरिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ रहें और जीवन के हर सोचे हुए गोल समय पर, महत्वपूर्ण गोल जो होते हैं वो समय पर पूरा हो जाए, इससे ज्यादा खुशी और कोई चीज की नहीं हो सकती मुझे। हाँ, जो सोचे हुए सारे गोल हैं वो समय पे पूरे हो जाएं। हम चाह तो बहुत कुछ रहे, लेकिन आज बारीक बाइफर्केशन करेंगे इसका, है ना। अजय रावत सर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। For me, मतलब wellness is like mental and physical well-being with happiness and love. ओके, फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग विद हैप्पीनेस एंड लव। इधर एक आदमी बोलेगा कि सारे के सारे बोलेंगे, एक बार देखते हैं। अनम्यूट करिएगा सर। श्रवण सर अनम्यूट करिएगा। आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे लोग हैं, तो समझ में नहीं आ रहा कि आप बोलेंगे और कोई बोलेगा, या आपको मेरी बात ही नहीं सुनाई दे रही क्या? ऐसा क्यों रिएक्शन दे रहे हो आप? कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। ओके, मनीष सिंह राजावत। मॉर्निंग सर। सर मैं आपकी आवाज सुनना चाह रहा था। एक्चुअली आपका नाम इतना वो है ना, क्या बोलते हैं, ग्रैंड, मनीष सिंह राजावत। ऐसा लगता है किसी राजा का नाम है, तो मैंने सोचा अनम्यूट करके आवाज भी सुनूं। आपकी आवाज कैसी है? मनीष सिंह राजावत सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेलनेस का मतलब सर हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट और एक गोल है, जिससे हम लोग अपनी मेंटेलिटी, अपनी सोच, अपने विचार को इतना बदलते हैं और हमारे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इससे हमारी हेल्थ के बारे में लोगों को, जिससे हम बता भी सकते हैं इस चीज के बारे में, बहुत कुछ सर लाइफ में काफी चेंज है इस चीज के बारे में, वेलनेस के बारे में। ग्रेट। जब से इस क्लब में मैंने ज्वाइन किया, तब से मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो वेरी मच। हाँ, सबके जो है विचार काफी इंटरेस्टिंग थे और आगे भी बात करेंगे। तो जिन लोगों से अभी बात नहीं हो पाई है उनसे आगे बात करने की कोशिश करेंगे, सो यू डोंट वरी, है ना। ओके, खुशी, है ना। कुछ लोगों ने कहा खुशी, हेल्थ, मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। किसी आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी मिलना वेलनेस हो सकती है। किसी आदमी के लिए वीकेंड पे बाहर जाके खाना वेलनेस हो सकती है। वो आदमी ये सोचता है कि अगर मैं वीकेंड में बाहर जा रहा हूं और खुशी पा रहा हूं तो ये मेरी वेलनेस का हिस्सा है। किसी आदमी के लिए उसी वीकेंड पे एक 5 स्टार होटल में जाके खाना वेलनेस हो सकती है, कि मैं बाहर तो खाता आया हूं लेकिन अब 5 स्टार में होटल में जाके खाना खा रहा हूं वीकेंड पे, तो वो उसको खुशी देता है। वेलनेस वेरी करती है आपकी परिस्थितियों के हिसाब से, आपकी इच्छाओं के हिसाब से, आपकी परिस्थितियों के हिसाब से। अगर हम बात करें कि आज के दिन में हमारी वेलनेस जो है ना, हम इंटरेस्टेड किस में है पता है? आज के दिन में हम इंटरेस्टेड ये है कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं, इसमें हमको इंटरेस्ट नहीं है। हमें इंटरेस्ट ये है कि हम अपने पड़ोसी से, पड़ोसी इन द सेंस मैं इमीडिएट नेबर की बात नहीं कर रहा, ये हमारे जानने वाले जितने लोग हैं, हमारी नॉलेज में, हमारी जानकारी में जितने लोग हैं, उनसे मैं एक कदम आगे रहूं, हमको उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है। मैं कितनी दूर तक जा सकता हूं, मैं कितना आगे तक जा सकता हूं, उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्ट हमको इसमें है कि मैं अपने पड़ोसी से या अपने जानने वाले, अपने जानकार से किस तरह से एक कदम आगे रहूं। अगर हम अपने जानने वालों से एक कदम आगे, अपने दिमाग में, अपने जहन में, अपने मन में अगर एक कदम आगे रहते हैं, तो हमें ऐसा फील होता है कि हम खुश हैं। वो हमारी वेलनेस है। एक चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आज के दिन में
हमारे पास जितनी सुख सुविधाएं हैं, जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, उतनी सुख सुविधाएं आज से पहले कभी किसी जनरेशन के पास नहीं रही। कभी किसी जनरेशन के पास, कभी किसी पीढ़ी के पास इतनी सुख सुविधाएं नहीं जितनी सुख सुविधाएं अभी हमारे पास हैं। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमको और सुख सुविधाएं, हमारा जीवन और आसान और कंफर्टेबल होता जा रहा है। लेकिन कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, वो ये, इससे पहले, आज से पहले किसी भी जनरेशन को, किसी भी पीढ़ी को इतना डिप्रेशन, इतना फ्रस्ट्रेशन, इतनी सुसाइडल टेंडेंसी कभी नहीं थी। इतना डिप्रेशन, इतना फ्रस्ट्रेशन और इतनी सुसाइडल टेंडेंसी कभी नहीं थी। और आपके साथ एक आंकड़ा शेयर करता हूं तो आपको शॉक लगेगा शायद। मिलेनियल्स की बात करें, यानी जो इस सदी में पैदा हुए हैं, 2000 के बाद जो पैदा हुए हैं उसकी बात करें, यानी वो सभी लोग जो तकरीबन 23 साल के आसपास तक होंगे, तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि हर 3 में से एक मिलेनियल, हर 3 में से एक मिलेनियल एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार है। यानी उसे हमेशा एंजाइटी रहती है हर एक चीज को लेके, स्ट्रेस फील करते हैं। तो क्या सुख सुविधाएं, संपन्नता हमें वेलनेस दे सकती हैं? एक इंटरेस्टिंग चीज और शेयर करता हूं आपके साथ। आज की जनरेशन या आज के बच्चे अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए जिंदगी हमेशा प्रोग्रेसिव रहती है, आगे बढ़ती है, तो हमें आज की बात करनी पड़ेगी, हमें फ्यूचर की बात करनी पड़ेगी। आज की जनरेशन में से बहुत सारे ऐसे होंगे बच्चे जिनको शायद ये नहीं पता होगा कि एक आम का फल उनके हाथ तक पहुंचता है, उसके पहले कितना समय लगता है उस आम के फल को पेड़ पे लगने के लिए और उसको उतरने के लिए। कितना समय लगता है उस पेड़ को बड़ा होने के लिए, कितनी धूप, कितना पानी, किस तरह की मिट्टी, किस तरह का एनवायरनमेंट, किस तरह की जलवायु उसको लगती है। हम शायद, ये हमारे बच्चे शायद ये समझते हैं कि आम जो है ना पेड़ पे नहीं लगते, आम सुपरमार्केट से आते हैं। ये स्थिति हो गई है आने वाली जनरेशन की कि उनको ये नहीं लगता कि आम पेड़ पे लगता है और आम के पौधे को फल देने के लिए कम से कम 5 से 7 साल लगते हैं और इतना समय लगता है तब जाके हमारे हाथ में वो फल आता है। हमारे बच्चे तो ये सोचते हैं कि सुपरमार्केट से आता है, अगर हमारे पास पैसा है तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं या कुछ भी पा सकते हैं। यही चीज अनाज के बारे में भी, हमारे बच्चों को जो हम चावल खाते हैं, जो हम आटा खाते हैं, शायद उसका ज्ञान नहीं है कि इसके पीछे कितने दिन की मेहनत लगती है और कितना समय लगता है, कितना एफर्ट लगता है, कितना पानी लगता है, कितना धूप लगती है, किस तरह का मौसम लगता है, तब जाके ये आने वाले समय में हमारी जो टेंडेंसी है ना, क्योंकि हमें उस चीज का ज्ञान नहीं है कि होता कैसे है, आती कहां से है, और जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे लिए प्रैक्टिकल है। वहीं दूसरी तरफ इंफॉर्मेशन का इतना भंडार है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मुझे क्रिकेट देखना पसंद है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, या आप शायद रिलेट कर पाएंगे इस चीज से, क्योंकि बहुत से लोग क्रिकेट देखना पसंद करते हैं। मुझे क्रिकेट देखना पसंद है, मुझे क्रिकेट का गेम देखना पसंद है, लेकिन ऑफ लेट आपने देखा होगा लोगों में टेंडेंसी जो है इस तरह की पैदा हो गई है कि वो क्रिकेट का गेम एंजॉय करने से ज्यादा क्रिकेट का एनसाइक्लोपीडिया बनने में पसंद करते हैं। किसके कितने रिकॉर्ड्स हैं, किसने किस ग्राउंड पे कितना स्कोर किया था, कौन सा बैट्समैन किस बॉलर के अगेंस्ट ज्यादा आउट हुआ था, कौन सा बॉलर किस बैट्समैन को कभी आउट नहीं कर पाया, इस तरह की इंफॉर्मेशन हम गैदर करने की कोशिश करते हैं। और वो क्यों होता है? वो इस वजह से कि हम शायद अपने आप को एक बेहतर, हम शायद अपने आप को एक बेहतर दर्शक या बेहतर फैन लोगों की नजरों में दिखाने की कोशिश करते हैं। पर क्या उस इंफॉर्मेशन की, क्या वो इंफॉर्मेशन जो हमारे दिमाग में भर रही है, जो फीड कर रहे हैं हम, क्या वो हमें हैप्पीनेस, क्या वो हमें वेलबींग देती है, क्या वो हमारी जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट है? अगर आप प्रोफेशनली, अगर आप उस दिशा में, उस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो अच्छी बात है, बट क्या वो इंफॉर्मेशन का भंडार
हमें एक अनड्यू स्ट्रेस मैं नहीं डालता कि कोई इंफॉर्मेशन जो हमारे पास नहीं है वो हमें कोई दूसरा देता है तो हमको ऐसा फील होता है यार ये इंफॉर्मेशन मेरे पास क्यों नहीं, और हम दुखी फील करते हैं। तो कहाँ गया क्रिकेट, जो हमारा शौक था देखना, जिसको हम एंजॉय करते थे, और कहाँ गया उस क्रिकेट से मिलने वाला स्ट्रेस जो हम लेके घूम रहे हैं। आज के दिन में एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज, बहुत सारी नॉलेज जो हमारे दिमाग में इकट्ठी रहती है। अभी अगले 1 महीने में रशिया की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है यूक्रेन के लिए, हमारा दिमाग बहुत सारा लगा रहता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं उसके लिए। पर क्या हमारी जिंदगी में वो इम्पैक्ट डालती है? क्या हमारी खुशियों में, क्या हमारी लाइफ में उसकी कोई इंपॉर्टेंस है? तो ये अनवांटेड, अननेसेसरी एक्यूमुलेशन है हमारी नॉलेज की, इंफॉर्मेशन की। ये हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस में लेके जाती है। एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, वेलनेस के जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे कि वेलनेस जो है सिर्फ एक चीज से नहीं आती। जैसे हमने कहा कि फिटनेस और माइंड हेल्थ या स्पिरिचुअल हेल्थ सिर्फ उसी से नहीं आती, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बारे में आज हम आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आप सोच के देखिए, एक बात आपके साथ शेयर करता हूं, हम सबके पास मोबाइल फोन है, हम सबके पास मोबाइल फोन्स हैं। मोबाइल फोन्स में हम एप्लीकेशंस डाउनलोड करके रखते हैं, एप्लीकेशंस डाउनलोड करके रखते हैं। और आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि कभी कभी आपका फोन आपको एक मैसेज देता है कि ये एप्लीकेशन पिछले 1 साल से यूज नहीं हुई है, डू यू वांट टू कीप इट और डू यू वांट टू डिलीट इट, है ना? आपका फोन आपसे पूछता है, और उसके बावजूद भी हम उस एप्लीकेशन को कभी डिलीट कर देते हैं, ज्यादातर टाइम रख लेते हैं कि ये मेरे को कभी ना कभी काम आएगी। और जब ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है काफी समय तक, तो आपका मोबाइल फोन स्लो ऑपरेट करना शुरू कर देता है, स्लो हो जाता है। फिर आपको क्या करना होता है, फिर आपको उसकी स्पेस जो है वो खाली करनी होती है। तो आप कुछ वीडियोस डिलीट करते हैं, आप कुछ फोटोज डिलीट करते हैं, लेकिन ज्यादातर स्पेस जो एप्लीकेशंस ने ऑक्यूपाई की होती है वो आप फिर भी डिलीट नहीं करते, और फिर भी आप फोन से किसी न किसी तरह से मैनेज करते हैं। आपका माइंड स्पेस एक्चुअली एक फोन की जैसे ही है। इसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस डाउनलोड करके रखी है हमने यहां पे, चाहे वो हमारी जरूरत की हैं या नहीं है। अगर हमारा ये सिस्टम स्लो हो गया है, अगर हमारी हार्ड डिस्क यहां पे इसकी स्टोरेज फुल हो रही है और ये स्लो हो गई है, तो यकीन मानिए हमारे इस सिस्टम में बहुत सारी ऐसी अनवांटेड एप्स हैं, ऐसी अनवांटेड एप्लीकेशंस हैं जिनका हमको यूसेज नहीं है, हम यूज नहीं करते, और हम उनको डिलीट कर सकते हैं और अपने सिस्टम की स्पीड को फास्ट कर सकते हैं, अपने सिस्टम को ज्यादा बेटर फंक्शनल बना सकते हैं। तो सोच के देखिए कि कहीं आपकी किसी से राइवलरी, किसी से ग्रज, किसी से एनिमिटी, किसी से जेलसी, या किसी से आगे निकलने की होड़, इस तरह की कुछ एप्स तो नहीं है आपके ब्रेन में जो आपके सिस्टम को स्लो कर रही है। अगर ऐसी हैं जो आपके सिस्टम को स्लो कर रही हैं, तो यकीन मानिए वेलनेस से आप दूर हैं, ओवरऑल वेलबींग से आप दूर हैं। एक बात और शेयर करना चाहता हूं आपसे, कुछ चीजें रिलेट करने की कोशिश करते हैं। अभी हमने कहा कि हम फिजिकली फिट हैं अगर, तो हम उस वेलनेस में हैं, हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। एक मजदूर जो रोज दिहाड़ी पे काम करता है, 300 से 400 रुपए दिन के कमाता है, अपना पेट बड़ी मुश्किल से भर पाता है, फिजिकली फिट है, पूरी तरह से फिट है, क्योंकि 8 से 10 घंटे मेहनत करता है, सीमेंट की बोरियां उठाता है, ईंटें उठाता है, फिजिकल काम करता है, फिजिकली ही इज एब्सोल्युटली फिट। बट क्या वो वेलनेस की स्टेट में है?
नहीं। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियली वो साउंड नहीं है। वेलनेस के 8 एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में आज बात करेंगे। हम चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये 8 एस्पेक्ट्स हैं जो जिंदगी में हमको वेलनेस दिलाते हैं। पॉइंट नंबर 1 बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंटली आपने कहा, वो है हमारी फिजिकल फिटनेस, हमारी बॉडी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है ना। हम रोग मुक्त रहेंगे, हम हेल्दी रहेंगे, हमारी काया निरोगी रहेगी, तभी तो चीजें आगे बढ़ेंगी। तो पहली और बेसिक इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है हमारी फिटनेस, हमारी हेल्थ, हमारी बॉडी। दूसरी चीज हमारी मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ। हम पॉजिटिव सोचते हैं, हम आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं, हम चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, हम शांत रहते हैं, हमारा एटीट्यूड सही है, तो जरूरी है हमारी वेलबींग के लिए। तीसरी चीज हमारा एनवायरनमेंट, हमारी सराउंडिंग्स, हम कैसे लोगों से के साथ घिरे हुए हैं। अगर हमारा एनवायरनमेंट नेगेटिव है, अगर हम ऐसे लोगों के साथ घिरे हुए हैं जिनकी अप्रोच नेगेटिव है, जिनका माइंडसेट नेगेटिव है, या जिनकी आदतें अच्छी नहीं है, तो जैसा हम कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा एनवायरनमेंट वैसे हम हो जाते हैं। इसलिए हमारा एनवायरनमेंट जो है, हमारे घर का माहौल, हम जहां रहते हैं, उसका हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी वेलबींग के लिए। चौथी चीज हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ। हम सब कहीं ना कहीं ईश्वर में या किसी एक अनजान शक्ति में विश्वास रखते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। और हमें स्पिरिचुअलिटी जो है, चाहे वो भगवान के प्रति हो, चाहे वो किसी गुरु के प्रति हो, चाहे किसी भी चीज के प्रति हो, एक आस्था जो होती है हमारे अंदर, वो हमें शांति देती है, वो हमें मेंटल हीलिंग करती है, हमें पीस देती है। तो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी हो, वो इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब मैं सिर्फ यही नहीं कह रहा कि हम जो है वो एक पूजा पद्धति में विश्वास रखते हो, नहीं। हम एक शक्ति, एक आस्था किसी भी चीज के ऊपर जो हमारी रहती है, और वो हमारे मन को शांत करती है, हमें विश्वास देती है, हम फोकस कर पाते हैं, कंसंट्रेट कर पाते हैं, एनर्जी पाते हैं उससे, वो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ होती है। हमारी कम्युनिटी, हमारा समाज हमारी ओवरऑल वेलबींग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस समाज में हम रहते हैं, हमारे इमोशंस, हम अक्सर जो है अलग अलग तरह के इमोशंस से गुजरते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। इनके बारे में विस्तार में बात करेंगे, और इस बारे में ये भी बात करेंगे कि अपनी जनरेशन को जो है ओवरऑल वेलनेस के लिए किस तरह से प्रेरित किया जाए। तो हमारा इमोशनल कोशेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि हम किसी एक पर्टिकुलर इमोशन में पहुंच जाते हैं, पर क्या उसी इमोशन में बने रहना या अपने आप को उसी इमोशन में बांधे रहना, क्या हमें आगे बढ़ने या ओवरऑल वेलनेस में हमारी हेल्प करता है? इसके बारे में जानेंगे। हमारे फाइनेंसेस, हमारे पास इतना हो कि हमारे लिए जरूरतें पूरी होती रहे, हमारी जरूरतें पूरी होती रहें, क्योंकि अगर हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती तो कहीं ना कहीं हमारी दिक्कतें होती हैं। और मैं यहां पे एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब मैं जरूरतों की बात कर रहा हूं तो हमें अपने आप को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अपनी जरूरतों के बीच में और अपनी चाहतों के बीच में। ये दो अलग अलग चीजें हैं, हमारी जरूरतें और हमारी चाहतें। हो सकता है हमारे पास जरूरत भर का हो, पर हो सकता है हमारी चाहतें पूरी नहीं होती हो, तो हो सकता है हमें स्ट्रेस क्रिएट हो उसकी वजह से। इसलिए फाइनेंसेस की जब हम बात करें तो अपनी जरूरतों के हिसाब से हम बात करेंगे। और लास्टली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हमारा वर्क, हमारा काम जो हम करते हैं। जैसा भी किसी सज्जन ने कहा था ना कि हम दिन भर हमारा अच्छा गुजरे, दिन भर हम मस्त रहें, या दिन भर हम काम करने में सक्षम हो, तो
जो काम हम कर रहे हैं उस काम करने में हमको मजा भी आना चाहिए। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो सुबह उठ के दफ्तर जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, लेकिन दिन भर उस काम को एंजॉय नहीं करते। और जब एंजॉय नहीं करते तो बॉस जो है वो अपना विलेन लगने लगता है, अपना काम अपने को जो है खराब लगने लगता है, अपन मन लगा के काम नहीं कर पाते, अल्टीमेटली काम अच्छे से नहीं होता और हमारी खुद की प्रोग्रेस नहीं होती और नेगेटिविटी दिमाग में भर जाती है, वो अलग। तो वर्क एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ओवरऑल वेलनेस में। चलिए, तो अब कोशिश करते हैं जानने की, समझने की कि किस तरह से इनको बेहतर किया जा सकता है एक एक चीज को, और किस तरह से अपनी अगली जनरेशन को जो है वो इंस्पायर किया जाए इन चीजों को बेहतर करने के लिए। पहली इंपॉर्टेंट चीज, हमारी बॉडी, हमारी फिजिकल हेल्थ। उसके लिए कुछ बेसिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और जो हम हमेशा अपनी कम्युनिटी में जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं रोज। तो जो हमें करना है वही हमें अपने परिवार के बाकी सदस्यों को फॉलो करवाना है और वही चीज हमारे अगली जनरेशन को इंस्पायर करना है, करने के लिए उनको शेयर करना है उनके साथ वो नॉलेज। पहली चीज क्या है कि टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी, हमारी फिजिकल बॉडी का हमको टेक केयर करना है। रोज 30 से 40 मिनट की किसी न किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करना जरूरी है। अपने शरीर में वो डालें जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद हो। और हम सबको पता है कि क्या चीज हमारे लिए फायदेमंद है और क्या चीज हमारे लिए खराब है। अपने शरीर के अंदर हम वही चीज डालें जो हमें लगता है कि हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। ये अगर आदत हम अपनी डेवलप कर लेंगे तो हम अपनी बॉडी का ध्यान रख पाएंगे बहुत अच्छे से। ऐसी चीजों को अवॉइड करें जो हमारे लिए, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मैं किसी स्पेसिफिक चीज का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हम सब जानते हैं कि कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं डायरेक्टली। उन आदतों से दूर रहें। इसलिए ये चीजें जब हम फॉलो कर पाएंगे तो हम अपने शरीर की जरूरत के हिसाब से खाना खाना, यानी वो चीजें जो हम दे सकते हैं उसमें पानी भी शामिल हो जाता है। रोज 30 से 40 मिनट की किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करना और उन चीजों से दूर रहना जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हैं। तो ये हमारी बॉडी के लिए हमारे काम को कंप्लीट कर देता है, संपूर्ण कर देता है। बच्चों को इन चीजों के बारे में कैसे एक्साइट, बच्चों से आप एक्सरसाइज करने के लिए बोले, बच्चे करेंगे क्या? नहीं करते। अगर आप बच्चों को बोलेंगे एक्सरसाइज करने के लिए तो नहीं करेंगे। हाँ, अगर बच्चों के साथ आप ये बोलेंगे कि चलो घूमने चलते हैं, ये साइकिल निकालो, चलो साइकिलिंग करते हैं, ये चलो कुछ गेम खेलने चलते हैं, किसी भी तरह का कोई फिजिकल गेम खेलते हैं, तो बच्चे इंटरेस्टेड रहेंगे उसमें। तो हमेशा बच्चों की मानसिकता के हिसाब से उनको फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना स्टार्ट करिए। अगर वो फिजिकली एक्टिव रहेंगे तो फिजिकली फिट रहेंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। हम अक्सर जो है ये कहते हैं कि टाइम की कमी है हमारे पास, समय नहीं है हमारे पास, और इस वजह से हम बच्चों को समय नहीं दे पाते, फिजिकली खेल नहीं पाते। तो एक बार ढूंढ के देखिएगा, सर्च करके देखिएगा, समय तो है आपके पास, पर क्या इच्छा शक्ति है आपके अंदर, उसको ढूंढिएगा। और उसके अलावा अगर आप वाकई आपको लगता है कि आपके पास समय नहीं है, तो आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में, आपके आसपास कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्लब या कहीं ना कोई ऐसी जगह जरूर होगी जहां कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी, कोई ना कोई फिजिकल गेम खेला जाता होगा। वो स्विमिंग हो सकती है, वो बास्केटबॉल हो सकती है, वो क्रिकेट हो सकता है, वो फुटबॉल हो सकती है, वो बैडमिंटन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपके बच्चे की पसंद हो। लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, तो हो सकता है उनको डांस पसंद हो, तो आसपास कोई डांस क्लास हो, वहां पे डाल सकते हैं, जिससे कि वो फिजिकल एक्टिविटी किसी न किसी तरह की रोज करती रहे। आदत डालिए उनकी, उनको फिजिकली एक्टिव बनाने की कोशिश करिए। जब आप बच्चों के साथ बाहर जाते हैं घूमने और बच्चे बाहर अगर कुछ खाने पीने के लिए बात करते हैं, तो चूज करिएगा कि आप अपने बच्चों को क्या खिलाते हैं। क्या आप अपने बच्चों को फ्रूट्स देना पसंद करते हैं, या ड्राई फ्रूट्स और नट्स देना पसंद करते हैं, या फिर चिप्स और कुरकुरे देना पसंद करते हैं? सोचिएगा। और अगर आपके मन में ये सवाल है, आपके मन में ये भ्रम है कि सर ड्राई फ्रूट्स कैसे दे सकते हैं, हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हम चिप्स जरूर दे सकते हैं क्योंकि वो सस्ती आती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है आज आप ये कैलकुलेट करके देखिएगा कि चिप्स का पैकेट जो आप खरीदते हैं वो क्या भाव पड़ता है आपको, और ड्राई फ्रूट्स जो आप खरीदते हैं वो क्या भाव पड़ता है आपको। आज कैलकुलेट करके देखिएगा कि चिप्स का पैकेट जो 10 रुपए का पड़ता है आपको, उसमें कितने ग्राम चिप्स होती है।
और उसके बाद फिर कैलकुलेट करके देखिएगा कि बादाम का रेट क्या है ना। तो हो सकता है शायद वो मिथ दूर हो जाए आपका। और एक बार ये भी सोच के देखिएगा कि जो समोसा कचौरी आपको लगता है सस्ता है, उतने में क्या एक सेब नहीं आ सकता? क्या 4 केले नहीं आ सकते? चॉइस आपकी है, एनालाइज करके देखिएगा, सोच के देखिएगा। बच्चों को अगर आज से आदत डालेंगे या आदत डालने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है वो आने वाले समय में अपने आप को फिजिकली हेल्दी रख पाएं, फिट रख पाएं। आप बच्चों को कोल्ड ड्रिंक जूस पिलाते हैं बाहर का पैक्ड, है ना, फ्रूटी ले लीजिए या एनी ब्रांड, पर क्या आपकी चॉइस कभी नारियल पानी रहती है? क्योंकि मुझे नहीं लगता, या मैंने ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा जिसको शायद नारियल पानी पसंद ना हो सकता है कोई एक्सेप्शन हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे ने आपको नारियल पानी के लिए ऐसा बोला हो कि ना ये मुझे पसंद नहीं, इसका मुझे स्वाद नहीं भाता। रेयरली बच्चे इनफैक्ट पसंद करते हैं नारियल पानी। मेरा एक्सपीरियंस ये है, मेरे बच्चे तो, क्योंकि मुझे उन्हीं का एक्सपीरियंस है, ये अपने आसपास जो मेरे रिलेटिव्स के बच्चे हैं उनका एक्सपीरियंस है, वो पसंद करते हैं, बड़े शौक से पीते हैं नारियल पानी। तो देखिएगा चॉइस, हेल्दी चॉइसेस आप दे रहे हैं क्या अपने बच्चों को। नेक्स्ट हमारा माइंड, जैसे मैंने कहा मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के बाद मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए हमेशा मेंटल हेल्थ हमारी जो है इंप्रूव होती रहनी चाहिए। उसके लिए हमें कोई ना कोई नई चीज पढ़ना, हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए। मैं ऐसी चीज पढ़ने की बात बिल्कुल भी नहीं कह रहा जो कि आपको इंफॉर्मेशन दे, जो कि आपको ज्ञान दे, जो कि आपको आपकी जो पर्सनल डेवलपमेंट के अलावा आपको कोई ज्ञान दे, उसकी जरूरत नहीं है। जैसे आप हैबिट्स डेवलप करने के बारे में सीख सकते हैं, आप ओवरऑल वेलबींग के बारे में क्या और कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं। आदत डालिए। अगर पढ़ नहीं सकते, पढ़ने की आदत नहीं है, तो यूट्यूब पे ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं, या बहुत सारे ऑडियो एप्लीकेशंस हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और उनसे सीख सकते हैं, उनसे जान सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं। जिस टॉपिक के बारे में आपको इंटरेस्ट है उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं आप। जैसे अगर आपको गुस्सा बहुत आता है, अगर आपकी गुस्सा आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, तो आप उसके बारे में जरूर रिसर्च कर सकते हैं, उसके बारे में जरूर नॉलेज गैदर कर सकते हैं कि गुस्से को कम करने के लिए या उसके कारण क्या है और किस तरीके से उससे दूर हुआ जा सकता है, उसके बारे में आप सीख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। प्रदीप सर को स्पॉटलाइट किसने किया? कोई बात नहीं, राइट। तो उसके बारे में आप सीख सकते हैं, उसके बारे में आप जान सकते हैं, रिसर्च करिए उसके बारे में। मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए कुछ माइंड गेम्स हैं जिनको खेल सकते हैं आप। आपने चेस वगैरह सुना होगा, सुडोकू सुना होगा। ये आपकी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करता है, आपके माइंड को शार्प करता है, आपके माइंड को एक्टिव करता है। तो खुद इन्वॉल्व होइए और साथ ही साथ अपने बच्चों को इन्वॉल्व करिए इसमें, साथ ही साथ अपने बच्चों को इन्वॉल्व करिए उसमें, राइट। सुनीता मैम, बोरिंग हो रहा है क्या? सुनीता मैम अनम्यूट करिएगा प्लीज। नहीं सर। अच्छा, गुड मॉर्निंग। रात को नींद नहीं हुई क्या अच्छे से? नहीं, अच्छे से हुई थी। अच्छे से अच्छा लग रहा है मुझे तो। अच्छा, नहीं आपने बहुत बड़ा यौन किया ना, तो मुझे लगा कि मैंने कहा कहीं ज्यादा बोरिंग तो नहीं हो रहा। ओके, थैंक यू सो मच। पानी पी लीजिए मैम, राइट। कई बार क्या होता है, डिहाइड्रेशन की वजह से भी हमको जो है ऐसे जवाई आती, यॉर्निंग होती है ना, तो वो कर सकते हैं। अपने साथ पानी रखा करिए, क्योंकि 1 घंटे का सेशन है। अगर आप 1-1.5 गिलास पानी भी पी लेंगे इन द पीरियड तो अच्छा रहेगा अपने लिए, राइट। बच्चों के साथ जो है अपन गेम्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, मेंटल गेम्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कार्ड गेम्स हो सकते हैं, चेस हो सकता है, सुडोकू हो सकता है, इस तरह के और भी कोई दूसरे गेम्स हो सकते हैं। उनको कुछ भी क्रिएटिव काम करने के लिए एनकरेज करिए, एनीथिंग। वो आर्ट के लिए हो सकता है, वो ड्राइंग के लिए हो सकता है, वो कुछ भी हैंडीक्राफ्ट के लिए हो सकता है, राइट। वो और भी कुछ क्रिएटिव काम करने के लिए अगर इच्छा जताएं, या उनको मोटिवेट करिए कुछ क्रिएटिव काम करने के लिए।
उनको कुछ ऐसी जगह पे लेके जाइए जो उनको एक्साइट करती हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके अगर शहर में कोई मछली घर है तो आप वहां लेके जाइए, आपके आसपास कहीं कोई जू है तो वहां लेके जाइए, आपके घर के आसपास कोई प्लानिटोरियम है, तारामंडल है तो वहां लेके जाइए, आपके घर के आसपास कोई लाइब्रेरी है तो वहां लेके जाइए। ये कुछ ऐसी जगह है जहां पे बच्चे जाते हैं तो वो एक्साइट करती हैं, चीजें उनके लिए नया नया होता है और वो उनको एक डायरेक्शन देती हैं कुछ चीजों के बारे में एक्सप्लोर करने का। तो ऐसी जगहों पे अपने बच्चों को जरूर लेके जाइए। तीसरी चीज हमने कहा था स्पिरिट, यानी आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ। आपको हमको सबको अपनी जिंदगी का पर्पस और अपनी जिंदगी का डायरेक्शन कम से कम अगले 2-5 साल का पता होना चाहिए कि हमें किस तरफ जाना है, और हम जिस तरफ जा रहे हैं क्या हम मेंटली भी उस तरफ जा रहे हैं उसके साथ में। और जिस तरह की आपकी चॉइसेस हैं, जिस तरह की आपकी इच्छा शक्ति है, फॉर एग्जांपल आप अगर मेडिटेशन करना पसंद करते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, आपको शांति मिलती है मेडिटेशन में, आपको अच्छा फील होता है, आपको खुशी मिलती है मेडिटेशन में, तो आप अपने आसपास कोई ना कोई ऐसी कम्युनिटी जरूर ढूंढिए जहां पे मेडिटेशन होता हो। क्योंकि मैंने जैसा कहा कि कम्युनिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ओवरऑल वेलबींग में। अकेले शायद कोई काम कर पाना मुश्किल है, पर जो हमारी पसंद का, जो हमारे शौक का काम है, अगर वो हम कम्युनिटी के साथ करते हैं तो उसमें हमें कंप्लीशन या सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छे से होता है। अगर आपको किसी तरह का सोशल वर्क पसंद है तो अपने आप को वॉलंटियर करिए, क्योंकि जब वो आप काम करके जब वापस आएंगे ना तो आपको बहुत बेहद खुशी होगी, बेहद खुशी होगी आपको, और आपको लगेगा कि आपने कुछ एक अच्छा काम किया। इस वजह से आप अपने आप को एंगेज करिए उन सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जिस तरह की आप एक्टिविटी करना चाहते हैं। अगर आपको कोई स्पोर्ट्स पसंद है, आपको लगता है कोई स्पोर्ट्स आपकी हॉबी है, तो अपने आप को किसी और इसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ प्लग इन करिए जो उस स्पोर्ट्स के साथ एंगेज रहती हो। हर वो चीज जो आपको खुशी देती है, आप अपने आप को किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ प्लग इन करके एंगेज करने की कोशिश करिए। और अपने बच्चों में जो है ये स्पिरिचुअलिटी, हेल्दी, इसको जगाइए। और इसको जगाने के लिए बहुत आसान तरीके हैं। आप अपने बच्चों से रोज पूछ सकते हैं एक सवाल कि बच्चे आज आप किस चीज के लिए थैंकफुल हैं, आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं, ईश्वर से, प्रकृति से। क्या आप बता सकते हैं? सिर्फ एक चीज। वो हो सकता है अपने टीचर के लिए थैंकफुल हो, वो हो सकता है अपने फ्रेंड के लिए थैंकफुल हो, वो हो सकता है बस के कंडक्टर के लिए थैंकफुल हो जिसने उसे गिरने से बचाया जब बस का ब्रेक लगा। नोटिस कराइए और खुद भी नोटिस करिए कि हम किस किस के लिए आज थैंकफुल हैं, और रात को सोने से पहले रिकॉल जरूर करिए और अपने आप से कहिए कि आई एम थैंकफुल। ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, जब हम जाहिर करते हैं ना, जब हम किसी को थैंक यू बोलते हैं तो हम खुद अच्छा फील करते हैं, सामने वाला तो फील करता ही है, हम खुद अच्छा फील करते हैं कि हमने सामने वाले की एफर्ट्स की रिस्पेक्ट की। एक चीज मुझे सिंपली आपसे एक बात पूछ रहा हूं, एक चीज मुझे बताइएगा। हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, हम किसी दुकान पे जाते हैं, कपड़े खरीदने, साड़ी खरीदने ही जाते हैं, मान लीजिए कुछ भी चीज खरीदने जाते हैं। जब दुकान वाला हमको चीजें दिखाता है, जब हम उसका पेमेंट कर देते हैं, तो क्या हमने कभी पलट के उस दुकानदार को बोला है कि थैंक यू? सोचिएगा, है ना? कहीं हम ये तो नहीं सोचते कि जो उसने सामान दिया उसके हमने पैसे दिए हैं तो काहे के लिए थैंक यू। आप जब उसको थैंक यू बोलेंगे ना तो उसको तो जो लगेगा सो लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जिस आदमी ने आपको खाना खिलाया है रेस्टोरेंट में, आप बिल पे करते हैं, हो सकता है उसको टिप भी देते हो, पर यकीन मानिए जो पावर थैंक यू में है ना, वो पावर उस टिप में नहीं है जो हम छोड़ के आते हैं। अगर बोलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एप्रिशिएशंस, क्लैप्स फॉर यू। अगर नहीं है, हर किसी को बोलने की आदत नहीं है, तो प्लीज आदत डालिए। उसके लिए नहीं, मैं आपको कह रहा हूं सेल्फिश होने के लिए, उसके लिए नहीं, अपने लिए, अपने लिए आदत डालिए। क्योंकि ये जो बदलाव आपके अंदर लेके आएगा ना, वो बहुत जबरदस्त होने वाला है। जब आप रोज कितने सारे लोगों से मिलते हैं और कितने सारे लोगों को थैंक यू बोलते हैं, तो वो कृतज्ञता का, वो ग्रेटिट्यूड की जो फीलिंग जो मन में डेवलप होती है, वो बहुत जबरदस्त होती है।
अप्रिशिएट करिए अपने बच्चे को, अपने बच्चे को अप्रिशिएट करिए हर छोटी बड़ी चीज के ऊपर। नेक्स्ट, फाइनेंसेस। मैंने कहा था ना, फाइनेंसेस, पैसा, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी वेलबींग में। बजटिंग करना स्टार्ट करिए, बजटिंग करना स्टार्ट करिए। और एक सवाल पूछता हूं आपसे। हम में से यहां जितने भी लोग थे, उन सब ने कहा था कि ओवरऑल वेलनेस, ओवरऑल वेलबींग के लिए सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है निरोगी काया, हमारी फिट एंड हेल्दी बॉडी। एक सवाल आप सभी से, और दिल खोल के ईमानदारी से बताइएगा, और अगर नहीं है तो मत बताइएगा। हम हमेशा अपनी जिंदगी में हर चीज के लिए बजटिंग करते हैं। घर लेना है तो उसका एक इंस्टॉलमेंट निकाल के सेविंग करने की कोशिश करते हैं, गाड़ी लेनी है तो उसके लिए एक हिस्सा निकाल के सेविंग करने की कोशिश करते हैं, बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए सेविंग करते हैं, अपने बुढ़ापे के लिए सेविंग करते हैं। हम हर चीज के लिए सेविंग करते हैं। पर जब हम सब जानते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, तो मुझे एक बात परसेंटेज के आसपास में बताइएगा कि आप अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस, अपनी बॉडी के ऊपर अपनी इनकम का कितना % बजट करके रखते हैं? एक बार हैंड रेज करिएगा, बताइएगा। ओवरऑल वेलनेस का अभी जो है वो राज खुलने वाला है ना? ओवरऑल वेलनेस का राज खुलने वाला है। वो जिन्होंने पहले हैंड रेज किए थे उसमें से तो किसी का भी हैंड रेज नहीं दिख रहा अभी मुझे। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी पूछते हैं जी। एमपी साहू सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर आपसे एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछना चाहूंगा। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट मत बताइएगा, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि सही सपोज मान लीजिए हमारी जो एमपी साहू सर, आप सुन पा रहे हैं क्या? मुझे वीडियो फ्रीज हो गया आपका लग रहा है। नहीं सुन पा रहा हूँ। अच्छा, सुन पा रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमारी महीने की इनकम जो है वो 1 लाख रुपए है फॉर एग्जाम्पल, है ना? और हम जो है उसमें से 10,000 रुपए अपनी हेल्थ के ऊपर खर्च करते हैं। हेल्थ के ऊपर खर्च करने में मतलब ये नहीं कह रहा कि हम किराने का सामान घर का जो लेके आते हैं खाने पीने के साथ, हम रोटी भी खाते हैं, वो भी तो स्वास्थ्य के लिए है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, है ना? स्पेसिफिकली हमारी हेल्थ के लिए हम कितना इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे 10,000 रुपए अगर हमने खर्च किए तो हमारी 1 लाख की इनकम का 10% हुआ, राइट? तो उस तरीके से अगर आप मुझे बताएं कि आप अपनी हेल्थ के लिए कितना बजट करते हैं हर महीने? सर 20% करते हैं सर। 20% करते हैं आप अपने लिए, या अपनी फैमिली बजट की बात कर रहे हैं? नहीं, अपने लिए। अपने लिए 20% करते हैं। और ये अभी करते हैं या कम्युनिटी ज्वाइन करने से पहले भी करते थे? नहीं सर, पहले तो मैं नियर अबाउट 10% करता था, अब डबल 20% कर रहा हूँ। अच्छा, पहले आप नियर अबाउट 10% करते थे, अभी आप 20% करते हैं। ओके, ठीक है। शोएब सर अनम्यूट करिएगा। यस सर। यस सर। सर 40% करता हूँ। 40% करते हैं? एम आई राइट? 40% सुना मैंने? जी सर। ओके, 40% करते हैं, ठीक है। अतुल सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर ऐसा कोई परसेंटेज सेट नहीं है, मगर हाँ टाइमली जो भी मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है और उसके हिसाब से करते चलते रहते हैं। वो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स है सर। हाँ, वो हेल्थ बजट नहीं है सर, उसी से हेल्थ कंट्रोल होती है। वो मजबूरी है सर, वो हेल्थ बजट नहीं है। मजबूरी जैसे मेडिक्लेम कराना, एक मेडिक्लेम कराना, उससे ना सर। वेलनेस और फिटनेस, फिर इसकी डेफिनेशन हमको समझनी पड़ेगी। मैं हेल्थ को पॉइंट ऑफ व्यू कर बोल रहा हूँ। यस, हेल्थ को पॉइंट ऑफ व्यू। आपने कहा वेलनेस में हेल्थ को कितना परसेंटेज? हेल्थ प्रायोरिटी है, हेल्थ हमारी प्रायोरिटी है, पर हम कवर करके चल रहे हैं इलनेस को, हम हेल्थ को कवर करके नहीं चल रहे सर। मैं उसको यही समझ रहा हूं। ओके, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। और धीरे धीरे हो सकता है कम्युनिटी में हम समझेंगे इस चीज को,
कि हमारी इलनेस को कवर करना एक अलग चीज है और हमारी हेल्थ के ऊपर काम करना एक अलग चीज है। सुनील सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मेरा मतलब क्लब से पहले तो जीरो था कि एक सिंगल रुपया नहीं खर्चता था मैं अपनी बॉडी के लिए, लेकिन अभी जैसे हमारा फैमिली बिजनेस है, लेकिन जितना भी अमाउंट मेरे को पर मंथ के हिसाब से मिलता है मेरे पर्सनल एक्सपेंस के लिए, मैं ये पूरा श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ मैं 100%, कई बार तो उससे ज़्यादा ही हो जाता है, पूरा का पूरा अपनी बॉडी और अपनी फैमिली पे लगाता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। तो थैंक यू सो मच गाइज। मैंने एक पॉइंट दिया था, आप सोच के देखिएगा इस बारे में कि अगर हमारी वेलनेस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हमारी बॉडी हमारी हेल्थ का है, तो हम अपनी इनकम का कितना बजट करते हैं अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फिटनेस के लिए। तो नहीं सिर्फ हेल्थ और फिटनेस के लिए, बाकी घर की चीजों का बजट करना भी स्टार्ट करिए। और हमें हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमें हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपने एक्सपेंसेस करने चाहिए। मुझे किसी एक बहुत अच्छे बहुत सीनियर हमारे मेंटोर हैं, उन्होंने एक बात कही थी और मुझे वो बात हमेशा तक याद है, और शायद हम में से बहुत से लोग इस बात को एनालाइज नहीं करते होंगे। उन्होंने हमें बात सिखाई थी, बताया था, और ये बहुत प्रैक्टिकल बात थी। हम जब अपने घर में गाड़ियां खरीदते हैं, तो हमें शायद अंदाजा नहीं होता कि हम कितने की गाड़ी खरीद सकते हैं जिसको हम अफोर्ड कर सकें, है ना। और कई बार हम ऐसी गाड़ियां खरीद लेते हैं जो शायद हमारी कंडीशंस के हिसाब से, हमारी सिचुएशंस के हिसाब से भारी पड़ जाती हैं, और हम उनके ईएमआई के चक्कर में फंस जाते हैं और अपनी पूरी लाइफ का बजट बिगाड़ बैठते हैं। तो उन्होंने कहा था कि हमारी जो भी मंथली इनकम है, एक बेंचमार्क उन्होंने बताया था। हो सकता है आप एग्री करते हो तो उसको आगे फॉलो कर लीजिएगा, नहीं करते हो तो कोई बात नहीं। मुझे बात समझ में आई थी, इसलिए मैं उसको बात को मेरे दिमाग में सेट है। उन्होंने बताया था कि हमारी मंथली इनकम जो होती है, हर महीने हम जितना कमाते हैं, हम अपनी गाड़ी जो है उसकी वैल्यू हमारे 3 महीने की इनकम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारी 3 महीने की इनकम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं, तो हमको आइडियली गाड़ी वो खरीदनी चाहिए जो 6 लाख रुपए तक की हो। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने बजट्स को, हम अपने फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अपने बच्चे को जो है वो फाइनेंस की आदत डालिए। पॉसिबल हो सके तो उसका एक बैंक अकाउंट खोलिए, और उसके पास जो भी पैसा आता है, या फिर उसको ये बताइए कि जो भी अगर आप पॉकेट मनी उनको देते हैं, अगर कुछ फॉर एग्जांपल अगर देते हैं, तो उस पॉकेट मनी से अगर कुछ सेव करता है तो उसको मोटिवेट करिए कि जितना सेविंग आप करोगे उतनी सेविंग पापा या मम्मा अपनी तरफ से ऐड करके आपके बैंक अकाउंट में डालेंगी। तो उनको सेविंग की आदत डालिए, जिससे उनको ये लगे कि पैसा सेव करने से मेरा पैसा बढ़ता है। और क्यूमुलेटिवली साल भर में जो भी सेविंग्स होगी, तो उसके बाद आप उसको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि बच्चे 1 साल में आपने इतनी सेविंग की। तो सेविंग का इंटरेस्ट उनके मन में जगेगा और वो उस आदत को बचपन से ही सीख पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, हमारा कम्युनिटी। तो अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने आसपास के लोगों से जिनको आप मानते हैं, जिनको आप लगता है कि आपके फ्रेंड्स हैं। अभी मैं 3 दिन पहले अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, जो कॉलेज का फ्रेंड है मेरा। मैं उससे अक्सर बात करता हूँ, और मेरी आदत है हमेशा बर्थडेज वगैरह पे, एनिवर्सरी वगैरह पे मैसेज नहीं करता, मैं कॉल करता हूँ अपने फ्रेंड्स को। ये जो मेरी जो भी जानकार लोग हैं, जब मैंने उसको फोन किया, जब मैंने उससे पूछा कि किस किस से बात होती है, तो अनफॉर्चुनेटली उसने बताया कि मेरी बात किसी से भी नहीं हो पाती, मैं किसी से भी कनेक्ट में नहीं, और वो अपने काम की वजह से भारी स्ट्रेस में है। मैंने कहा था हमारी क्लास में करीब करीब 40 लोग थे जिनका हमारा ग्रुप भी है। मैंने कहा नंबर नहीं है तो ग्रुप में से नंबर निकाल, लोगों से बात करना शुरू कर। क्योंकि हमारे जो करंट प्रोफेशनल जो दोस्त होते हैं, उनके साथ हमारे अलग फीलिंग्स रहती हैं, पर हमारे जो कॉलेज के और स्कूल के दोस्त रहते हैं, उनके साथ बात करके जो हमको फीलिंग आती है, वो फीलिंग अनकंपेरेबल है, और वो आपके स्ट्रेस लेवल को बहुत ज्यादा कम करती है। तो कम्युनिटी का ध्यान रखिए, कनेक्ट रहिए अपने दोस्तों से, अपने क्लोज वन से। अगर आप कनेक्ट नहीं है तो कनेक्ट करना स्टार्ट करिए, और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी जो है कम्युनिटी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना स्टार्ट करिए। आपकी सोसाइटी में कुछ फंक्शन होता है, कुछ होता है, तो उसमें इन्वॉल्व होने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करिए। भले ही वो जो स्टेज है उसके सामने चेयर लगाने का काम हो, कि चेयर का स्टैक रखा हुआ है, बोले बच्चे इसको चेयर को ढंग से लाइन में लगा दे, चाहे वही काम हो, पर कम्युनिटी एक्टिविटीज में बच्चों को इन्वॉल्व करना स्टार्ट करिए, एक समुदाय का हिस्सा बनाना स्टार्ट करिए। ये छोटी छोटी चीजें लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हमको देती हैं। इमोशंस,
इमोशंस, हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे अनवांटेड एक्ट्स हो जाते हैं, अनचाहे, अनएक्सपेक्टेड, जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते और हम एक इमोशनल जोन में आ जाते हैं। पर उस इमोशनल जोन में बने रहना हमेशा के लिए वो हमारे लिए घातक हो सकता है, क्योंकि हमेशा बहता हुआ पानी ही साफ रहता है और हमारी जिंदगी के साथ भी यही होता है। अगर हम जिंदगी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे तो हम साफ रहेंगे, अगर हम कहीं रुक जाएंगे तो तालाब के पानी की तरह गंदा होने के चांसेस रहते हैं और वो गंदगी जो हमारे मन में हो जाती है वो फिर हमें हर चीज के ऊपर असर डालती है और वो बीमारी हमारी ओवरऑल हेल्थ में, हमारी ओवरऑल वेलनेस में एक नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। एनवायरमेंट, अपने आप को नेचर के जितना क्लोज रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। प्रकृति आपको बताती है कि वो आपके लिए कितना चिंता करती है और आपको डे टू डे में कितना बेनिफिट देती है और हमको ये समझना चाहिए कि नेचर के लिए हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं और वो हमें नेचर के बीच में जाके ही पता लगता है। अगर हम सालों तक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं तो हमें इंपॉर्टेंस नहीं पता लगती पेड़ों की। जब पेड़ों के बीच में या गार्डन में जाते हैं और जो हमें फीलिंग आती है तो हमें शायद इंपॉर्टेंस समझ में आती है कि पेड़ों की इंपॉर्टेंस क्या है। और यही चीज अपने बच्चों के बीच में डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चों का बाहर निकलना बंद हो गया, हमारे बच्चों का पार्क्स में जाना बंद हो गया, हमारे बच्चों का पेड़ों के बीच में जाना बंद हो गया, हमारे बच्चों को जंगलों के आसपास जाना बंद हो गया, हमारे बच्चों का पेड़ों से साथ टूट गया। और नेचर से जितनी इतनी दूरी हम बनाते जाएंगे उतनी उतनी हमारे लिए तकलीफ होती जाएगी। तो इसलिए अपने आप को कुदरत के करीब रखिए, अपने आप को एनवायरनमेंट के करीब रखिए, पानी के करीब रखिए, धूप के करीब रखिए, सर्दी के करीब रखिए, गर्मी के करीब रखिए। प्रकृति से दूर मत भागिए। आप प्रकृति का हिस्सा हैं, हम प्रकृति का हिस्सा हैं। अगर दूर भागेंगे तो हमारे लिए तकलीफ की बात है। अपनी जड़ों से दूर भागने वाली चीज है ये। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताया था, वर्क, हमारा काम। हम अपने काम में इस वजह से बोर हो जाते हैं क्योंकि हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करते। हम कोई नई स्किल, हम कोई नई चीज नहीं सीखते। हम अपने बॉसेस को, हम अपने सुपीरियर्स को कुछ भी नया करके नहीं दिखाते। अगर हम अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, कुछ नई स्किल्स सीखते रहते हैं, कुछ नया सीखते रहते हैं, कुछ नया करते रहते हैं, पर्सनली अगर हम ग्रो करते रहते हैं तो हम अपने काम को एंजॉय करते रहते हैं। काम करने के तरीके हमारे बदलते रहते हैं तो हम अपने काम को एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। और यही चीज अपने बच्चों के साथ भी है, यही चीज अपने बच्चों के साथ भी है। कुछ इंटरेस्टिंग तरीके उनको सिखाइए काम करने के। कुछ इंटरेस्टिंग तरीके हमको करने चाहिए, हमको आने चाहिए, हमको सीखने चाहिए घर का काम कराने के लिए। मैं अपने आप को इतना स्किलफुल नहीं मानता, लेकिन मैं अगर बात करूं, मेरी वाइफ बहुत स्किलफुल है इस मामले में। आपने कभी ये ऐसा स्टेटमेंट देखना, अभी ये ना वो वहां जाएगा या जाएगी और वो फटाक से उठा के लेके आएगी और मेरे बोलने से पहले लेके आएगी, देखना। और बच्चा फटाक से भाग के जाता है और लेके आता है। ये एक स्किल है, ये एक स्किल है कोई काम कराने की। ये स्किल हमको सीखनी होनी, ये स्किल हमको आनी चाहिए, जिससे कि बच्चों का काम में इन्वॉल्वमेंट बढ़े, काम में इंटरेस्ट बने और उनको वो बर्डन न लगे। राइट? तो अपने आप को नया स्किलफुल बनाना अपने काम के लिए और अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप करवाना जिससे कि हम दूसरों से भी काम करवा सकें। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए। खुद का काम करना और उन लोगों से काम करवाना जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। राइट? तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था ओवरऑल वेलबींग के बारे में। चीजें और भी है, मन में बहुत कुछ है बोलने के लिए, पर क्योंकि शायद ओवरऑल वेलनेस पे कवर किया है, इस वजह से समय की कमी रह गई है। बट आई थिंक आपको बहुत कुछ सपोर्ट मिला होगा। मुझे बहुत कुछ सपोर्ट मिला है इस चीज को प्रोसेस करते समय, तैयारी करते टाइम, और उम्मीद करता हूं कि जिंदगी में हम बेहतर इंसान बनेंगे। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर पार्टिसिपेशन। एंड